नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप इन प्रेम्बल से रिलेटेड इन क्वेश्चनों को देखिए। प्रेम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस थ्रू 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. सेकुलर सोशलिस्ट लिबर्टी वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। अगला सवाल देखिए। आज जो हमारा लक्ष्य है वो इन्हीं तरह के प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के बहुत सारे आंसर जो आपको ऑर्डिनरी यूट्यूब की क्लास में नहीं मिलेंगे। यूट्यूब की क्लास में प्रीलिम्स और मेंस का आधा ही पोर्शन कराया जा रहा है। इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे हैवी लेवल के सवाल प्रियम्बल के, मेंस के और पीटी के आपको आज हम कराएंगे। पूरा का पूरा प्रियम्बल्स के पीटी और मेंस के सवाल आपके इस बैच से निकल जाएंगे। इसमें करीब करीब 25 सवाल हैं और मेंस के कम से कम 8-9 सवाल हैं जो आपको आज करने हैं। सारी क्लासेस आप देखते रहिएगा, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप अच्छे से क्लास को देखते चलिएगा। मैंने YouTube की प्लेलिस्ट में सारी क्लास आपके लिए लगा दी है। सरस्वती माता का नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप भी हमारे टॉपरों के साथ जुड़िए, आगे बढ़िए, रैंक निकालिए। मेरा नाम रजनीश है और मैं डायरेक्टर हूं रजनीश आईएएस एकेडमी का। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया हुआ मैंने, ऑफलाइन ऑनलाइन, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। ये आप कुछ कमेंट्स देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं टॉप एजुकेटर के साथ। तो हम लोग प्रियम्बल कर रहे थे, बाकी की क्लासें यूट्यूब पर लगी हुई हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। कल हमने सेकुलरिज्म तक कर लिया था, आज सेकुलरिज्म से हमको आगे बढ़ना है और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम प्रियम्बल कर रहे थे और प्रियम्बल के हमने दो वर्ड नेचर देख रहे थे हम, और आज उसी से हम आगे बढ़ेंगे कि इंडिया को हम क्या बनाना चाहते हैं, इंडिया के स्टेट की प्रकृति क्या है, इसको हम देखते हैं। तो हमने कल तीन चीजें देख ली थी, सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर। आज हम इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की मीनिंग समझेंगे और फिर सिटीजन्स को क्या मिला है, नागरिकों को क्या मिला है, जस्टिस कहां से आया, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, थॉट्स और अफ्रेक्शन का मतलब क्या होता है, प्लस मेंस के 6-7 सवाल जो आपको कहीं और देखने के लिए कम ही मिलते हैं वो आप यहां देख पाएंगे। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि भारत एक क्या होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इंडिया विल बी आ डेमोक्रेसी। इंडिया क्या होगी? इंडिया एक डेमोक्रेसी होगी। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है इसको देखने का कोशिश कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के टाइप, इससे मेंस का सवाल निकलता है। इसको जरा हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी को लेकर कितनी थ्योरीज हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन। यस या नो? जनता का शासन। और जनता जब खुद अपने ऊपर शासन करती है तो उसी को कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि किसी देश में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन उसकी ट्रू मीनिंग क्या है, उसकी ट्रू मीनिंग क्या है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। एक सेकंड दीजिएगा, जरा मैं निकाल लूं इसको।
हमारा प्रियम्बल क्या बताता है? हमारा प्रियम्बल ये बताता है कि इंडिया इज द डेमोक्रेसी, है ना। इंडिया एक डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी कितने तरह की होती है? तो डेमोक्रेसी क्या होती है? वेयर सुप्रीम पावर लैंड इन दी हैंड ऑफ द पीपल, जहां जनता सुप्रीम हो, सोवरेन हो। सोवरेन का मतलब हम देख चुके हैं कि सबसे बड़ी है। तो जनता सबसे बड़ी होती है, सुप्रीम होती है, सोवरेन होती है। और डेमोक्रेसी के टू टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा टाइप इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहां जनता सब कुछ खुद बनाए, हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करे। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबेसाइट, ये इसके भाग हैं। परिपेक्षा, पहल, वापस बुलाना, जनमत संग्रह। तो पूरी दुनिया में इस समय इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है बच्चों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता वोट दे देती है और अपने लोगों को अपने बिहाफ में चुन जा देती है, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, लोग पॉलिटिकल रूप से अवेयर नहीं है। अगर वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर वो खुद ही हर काम करने लग गए तो देश कैसे चलेगा? इसीलिए आज की जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम इलेक्शन के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में शासन करते हैं। इसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में आपकी लक्ष्मीकांत की किताब क्या कहती है, जहां से फिल्म्स के सवाल निकलते हैं, मेंस के सवाल निकलते हैं? ये देखिए, यहां डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा की गई। देखो, प्रियम्बल क्या कहता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ही देश में पाई जाती है, कहीं नहीं पाई जाती ट्रूली। पर वहां पर कुछ इनिशिएटिव है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबसाइट। वहां बड़े बड़े मुद्दों पर क्या किया जाता है? कुछ जनता की भागीदारी होती है, जिसको रेफरेंडम कहते हैं, इनिशिएटिव कहते हैं, रिकॉल कहते हैं, प्लेबसाइट कहते हैं। रेफरेंडम और प्लेबसाइट लगभग एक ही तरीके का है, जहां बहुत बड़े मुद्दे पर जनता वोट डालती है डायरेक्ट। जैसे इंग्लैंड अलग हो रहा था, यूके अलग हो रहा था यूरोपियन यूनियन से, तो वहां जनता से उन्होंने पूछा कि क्या हमें अलग होना चाहिए, और जनता ने कहा यस। अधिकतर जनता ने कहा यस, 50% से ज्यादा, और वो अलग हो गए। तो बड़े बड़े मुद्दों पर अलग होना, इसको रेफरेंडम कहा जाता है, प्लेबसाइट कहा जाता है। देश के अंदर अगर कोई जगह है, जैसे एक जगह है स्पेन के अंदर, कैटालोनिया, वो लोग अलग होना चाहते थे, स्पेन से हुए नहीं। तो वो बड़े मुद्दे पर वोट डालते हैं, जिसको रेफरेंडम और प्लेबसाइट मिलते जुलते ही वर्ड हैं, कि हम अलग हो रहे हैं। यहाँ अगर अगर तक लोगों ने कह दिया हम अलग हो रहे हैं, तो वो अलग माना जाता है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या है? कि जनता खुद चाहे तो कानून बनाने के लिए, लॉ मेकिंग के लिए खुद से इनिशिएटिव ले सकती है। मतलब अगर कुछ लाख वोट डाल दें किसी मुद्दा पर पीपल की, इस मामले पर कानून बनना चाहिए, तो स्विट्जरलैंड के अंदर वहां पर ऑटोमेटिकली लेजिस्लेचर में उस पर चर्चा होगी और कानून बनाने के लिए बात होगी। तो खुद से जनता कुछ वोट डालकर ये बता सकती है हमें इस मुद्दे पर कानून चाहिए। रिकॉल का मतलब क्या होता है? रिकॉल का मतलब होता है एमपी एमएलए हमने क्या कर लिया,
चुन लिया और कुछ टाइम बाद हमको ऐसे लगा कि हमने ठीक व्यक्ति का चुनाव नहीं किया है, हमने ठीक व्यक्ति का चुनाव नहीं किया है, तो क्या हम अपने एमपी एमएलए को वापस बुला सकते हैं? उसका आंसर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यस। हम अपने लोगों को वापस बुला सकते हैं, एमपी एमएलए को, कुछ वोट डालकर। ये सारी की सारी प्रक्रिया कहां पाई जाती है? ये सारी की सारी प्रक्रिया पाई जाती है स्विट्जरलैंड, एक कंट्री है जहां पर वो ये लोग कर सकते हैं। प्लेबसाइट, किसी प्रोजेक्ट को यस या नो करना, राइट टू रिकॉल, ब्रेग्जिट में ओ राइट टू रिकॉल अपने एमपी एमएलए को 5 साल के टर्म से पहले या जो भी 4 साल का टर्म है उससे वापस बुलाना, इनिशिएटिव कानून बनाने की पहल करना, और रेफरेंडम होता है देश से निकलने के लिए, ठीक है, परिपेक्षा। तो क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल हैं, पर पूरी दुनिया में कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं पाई जाती, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। रीजन मैंने आपको बताया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर इसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, जहां पर हम कुछ लोगों को पावर दे देते हैं कि वो हमारे बिहाफ में शासन चलाएं। तो अगर ये वर्ड आ जाए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो आपको समझ में आ गया है भारत का सिस्टम है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर दो डेमोक्रेसी, आगे जाके डिटेल में समझोगे। इंडिया में, इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी लेजिस्लेचर, जो आपका कानून बनाने वाली संस्था है, उसको सब चीज ये मंत्री बताते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। जो ये मंत्री होते हैं, जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है, ये लेजिस्लेचर को बताते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। मोदी जी और उनकी कैबिनेट लोकसभा और राज्यसभा में जाकर बताएगी कि वो क्या काम करेंगे। तो जनता, पीपल, लेजिस्लेचर के थ्रू जो गवर्नमेंट है उस पर उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। डायरेक्टली तय नहीं करते, ये यूपीएससी का सवाल है। इनडायरेक्टली संसद के जरिए, लेजिस्लेचर के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए तय करते हैं। इसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे होगी? भाई वोट डालना पड़ेगा लोगों को चुनने के लिए, हमारी मर्जी से हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनी जाए, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। वोट डालना, इलेक्शन होने चाहिए, एक बार बन गया और इलेक्शन ही नहीं हुए, तो 5 साल में इलेक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसका पालन हो, और जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको गवर्नमेंट से मनवाए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स दे, और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये डेमोक्रेसी की निशानी है। जो आज की डेट में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चल रही हैं, उनकी क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये निशानी है कि इलेक्शन हो, सही से इलेक्शन हो, पार्टी, जो पार्टी सत्ता में है वो हार भी सके, ये नहीं कि वो इलेक्शन में धांधली करी जा रही है, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो। ये सब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल हैं। और पार्लियामेंट टाइम से लगे, अकाउंटेबिलिटी जो गवर्नमेंट चुनकर आ रही है उनकी तय हो सके। तो भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, भारत में भी डेमोक्रेसी है, जनता का शासन। तो पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी है, हाँ। अब ये जो डेमोक्रेसी है ये बहुत बड़ा वर्ड है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में अधिकतर लोगों की राय ली जाती है, इसको कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर सब लोगों की राय ली जाती है, हर कास्ट की, हर रिलीजन की, हर रीजन की, इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। पर अगर लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, रीजन में बटे हुए हैं, तो वो सही में वोट नहीं डाल सकते। वो मुर्गे में, बकरे में,
कुछ पैसे में जाति या धर्म के नाम पर वोट डाल देंगे। तो हमारी जो इंडिया में या गरीब देशों में लोगों की सोच जो है, सोसाइटी, वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है। वो अपने पॉलिटिकल राइट्स का प्रयोग कर ही नहीं पाती कि हमको 50 लाख करोड़ का बजट है हमारा, वो हमारा है और जनता हमारी प्रतिनिधि है। नहीं, वो तो क्योंकि अनएजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो सोसाइटी वीक है, बटी हुई सोसाइटी है, डिवीजन है सोसाइटी में। तो सोसाइटी अगर वीक होगी तो वो अपने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रॉपर नहीं कर सकती, क्योंकि वो जागरूक ही नहीं है। इसीलिए अंबेडकर साहब ने कहा था कि लोगों को वोटिंग पावर देने से भी कोई फर्क नहीं आएगा, पहले भी कुछ ही लोग जीतते आ रहे थे और बाद में भी कुछ ही लोग जीतते रहेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनको मालूम था कि आगे जाके कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेस पर, पॉवर्टी के बेस पर दोबारा से लोग बढ़ जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है जब तक सोशल इक्वालिटी नहीं है तब तक पॉलिटिकल इक्वालिटी देने का कोई मतलब नहीं है। जब तक समाज बराबर नहीं होगा तब तक देश बराबर नहीं होगा, चाहे आप कितना भी वोटिंग सिस्टम दे दो। जब एक आदमी गरीब है और वो पढ़ाई लिखाई नहीं है तो वो क्या डेमोक्रेसी को सचमुच में समझ पाएगा? वो सचमुच में डेमोक्रेसी को समझने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी के बिना एक आदमी आर्थिक रूप से कमजोर है तो क्या वो डेमोक्रेसी का फायदा उठा सकता है? आंसर है उसका नो। इकोनॉमिक इक्वालिटी के बगैर भी डेमोक्रेसी बेकार है। क्यों? एक आदमी गरीब है, उसके घर खाने को नहीं है, तो कोई उसको 2,000 रुपए अगर दे देगा तो वोट दे देगा उसको। कोई उसको क्या कहेगा? महिला को कह देगा कि तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए आएंगे, बिहार में जैसे हुआ। उसने ये एनालिसिस नहीं किया कि हमें नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए या था या नहीं। उसने 5 साल कैसा काम किया? कोई उसने डेमोक्रेसी जो कि लॉजिक पर खड़ी है कि दिमाग लगा के देखा जाए कि हम अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने जा रहे हैं, वो सही हो। लेकिन इन्फ्लुएंस हो गए क्योंकि लोगों की इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब है, पैसे पर वोट दे आते हैं, या सरकार कोई स्कीम 5 साल कोई काम नहीं करती और आखिरी के 6 महीने में अच्छी अच्छी स्कीम से कुछ पैसा बैंक में डाल देती है, लोग उसको वोट डाल देते हैं और फिर वो जो हिंदुस्तान का 50 लाख करोड़ का बजट है सेंटर का और स्टेट्स के जो बजट है उसको खाम करती है। इसलिए जब तक जनता गरीब है पॉलिटिकल इक्वालिटी देने से कोई मतलब नहीं है उनको। तो वो वोट अपने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के बारे में सोच रहे हैं, बाकी डेमोक्रेसी के बारे में नहीं सोच पा रहे। तो भैया सब जगह डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। खैर, बराबर की जब तक सोसाइटी नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। तो अभी भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये आपने समझ लिया। अब एक वर्ड भारत में लिखा है रिपब्लिक। इंडिया इज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक जो मतलब आया है वो आया है हेड ऑफ द स्टेट, जो जिसके नाम पर सारा काम होगा, वो कैसे चुना जा रहा है। अगर उसका इलेक्शन हो रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो उसको कहेंगे रिपब्लिक, और अगर उसका इलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे मोनार्की। कहां का सिस्टम है ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ये सिस्टम यहां का है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। ये सिस्टम है जहां पर राजा ने ताकत तो छोड़ दी, मोनार्की तो वहां खत्म हो गई, लेकिन उसका मान सम्मान रखने के लिए क्या बोला गया? उसका मान सम्मान रखने के लिए ये बोला गया कि आप क्या हो, आप ही के नाम पर सारा काम होगा। भारत ने कहा ये तो गलत है,
अरे हर कोई राष्ट्रपति बन सके, हर कोई किसी भी पोस्ट पे जा सके, सरकारी ऑफिसेस, सरकारी पोस्ट सबके लिए हों, आम आदमी भी वहां तक पहुंच सके, रजनीश भी राष्ट्रपति बन सके, आप भी राष्ट्रपति बन सको। भारत का इक्वालिटी का मतलब तो यही है कि सब लोग सब काम कर सकें, तो भारत ने कहा नहीं, हम रिपब्लिक को चुनेंगे। हमारा हेड ऑफ द स्टेट हराकी से नहीं आएगा कि इंग्लैंड में राजा का जब गुजर जाता है तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन वाला है वो बनता है। नो, हेड ऑफ द स्टेट यूजली किंग और क्वीन होता है, और वो हेरिडिटी से आता है। हमने बोला नो हेरिडिटी पोजीशन, कोई सक्सेशन से नहीं आएगा। हमने बोला कि क्या हेड ऑफ द स्टेट हमेशा या तो डायरेक्टली चुना जाएगा या इनडायरेक्टली चुना जाएगा। भारत में इनडायरेक्टली चुना जाता है। इंडिया इज कॉल्ड रिपब्लिक बिकॉज इंडिया हैज अ इलेक्टेड हेड कॉल्ड प्रेसिडेंट। हमारा हेड जिसके नाम पर काम चलते हैं, जो कि नॉमिनेटेड हेड है। कैसा हेड है? नॉमिनेटेड, रियल नहीं है, डी जूरी है, डी फैक्टो नहीं है, उसको चुना जाता है। तो हमारे यहाँ इसलिए हमारे को रिपब्लिक कहा जाता है। इसका मतलब ये हर कोई, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी चुना जा सकता है। तो ये बार बार प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है कि हेरिडिटी है तो क्या वो रिपब्लिक है? तो उसका आंसर है नो। इलेक्शन होना चाहिए, चाहे डायरेक्टली हो, जनता वोट दे जैसे यूएस में देती है, या फिर इनडायरेक्टली हो, तो ही उसको रिपब्लिक कहा जाएगा। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक, ब्रिटेन इज नॉट दी रिपब्लिक। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब ये पांचों टर्म्स भारत कैसा होगा, ये मेंस का सवाल कई बार पूछा गया है कि आप ये बताइए कि भारत की का नेचर कैसा है। तो भारत का नेचर आप समझ गए कि भारत का नेचर ऐसा है। अब आइए, लोगों को क्या मिलेगा, जो वहां के नागरिक हैं उसको क्या मिलेगा। तो हमने बोला टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। क्या मिले? लिबर्टी मिले उसे थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। इक्वालिटी मिले, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सबकी स्थिति बराबर हो, और प्रमोट करें ऑल इट्स सिटीजन फर्टिलिटी, बंधुता की भावना हो। तो ये चार चीजें एक आदमी को मिलनी चाहिए। ये देखो पांच चीजें। क्या? सभी लोगों को जस्टिस मिले, सभी लोगों को लिबर्टी मिले, सभी लोगों को इक्वालिटी मिले, सभी लोगों को फर्टर्निटी मिले, जिससे उनकी डिग्निटी मेंटेन हो सके। तो चार चीजें, फर्टर्निटी लगा लो क्योंकि डिग्निटी उसी का पार्ट है। डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, सम्मान से भी ऊपर का वर्ड है, ताकि यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रह सके। तो लोगों को क्या क्या हिंदुस्तान में मिलेगा? तो जो भी भारत में ये जो वैल्यूज दी गई हैं, है ना, कि आपको लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, फर्टर्निटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगा। तो ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया कहां से? जस्टिस का मतलब क्या होता है और जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहां से आया? भारत में जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जस्टिस का कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से आया है। सोशलिज्म से ये बहुत ज्यादा प्रभावित है। रशिया का एक रेवोल्यूशन हुआ था, किसके लिए? मजदूरों के लिए, गरीबी के लिए, कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट की, व्यापारी वर्ग के अगेंस्ट। तो फ्रांस की ओ रशिया की जो क्रांति है वो पूरे जस्टिस पर ही खड़ी है। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस के कई मीनिंग है, लेकिन यहां पर एक वर्ड आप समझो जिसका मतलब है फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है? विच इज राइट। हिंदी में इसको कहते हैं जो उचित हो, जो सही है वो करो। तो जस्टिस मिलना चाहिए सभी का। जस्टिस का मतलब क्या होता है? हमने तीन तरह का जस्टिस बताया, इस पे फिल्म्स का सवाल निकलता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सोशल जस्टिस,
इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, तीन तरह का जस्टिस मिले। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है। बहुत आसान वर्ड है, इसको जरा हम देखते हैं। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, सोसाइटी में जो भी कास्ट है, कलर है, रेस है, रिलीजन है, सेक्स है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में ये चीजें आती हैं, कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन और सेक्स। और भारत में और पूरे दुनिया में इसको लेकर डिस्क्रिमिनेशन है। क्या डिस्क्रिमिनेशन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? गांव में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ लोग चारपाई पे बैठे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हैं। किसी को जी कहा जा रहा है, किसी को जी नहीं कहा जा रहा है। पॉलिटिक्स में सब लोगों की भागीदारी नहीं है, पैसा चाहिए। वुमेन, इनकी पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। इनके साथ किसी क्षेत्र के साथ भेदभाव होता है। तो ये सोसाइटी में जस्टिस देने की बात की, ठीक है। तो सोसाइटी में जस्टिस कैसे आएगा कि भाई सबको बराबर किया जाए। बराबर कैसे होंगे लोग? जिनको ज्यादा ताकत है और वो गलत तरीके से उनको वो ताकत मिली है, उसको कम किया जाए। दूसरों के साथ भेदभाव ना किया जाए, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। और जिनके साथ हिस्ट्री में जैसे SC ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको थोड़ा अपलिफ्टमेंट की कोशिश की जाए। तो जस्टिस के तीन अर्थ होते हैं। क्या बेटा? कितने अर्थ? तीन। पहला, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, किसी को स्पेशल प्रिविलेज ना हो कास्ट के नाम पर। भारत में थे तो नो स्पेशल प्रिविलेज। पहला, कि किसी की जाति ऊंची है तो उसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल रही है, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, इक्वल ट्रीटमेंट, सभी को क्या मिलेगा? ट्रीटमेंट बराबर मिलेगा। और जो पिछड़ गए हैं उनको इंपावर किया जाएगा, रिजर्वेशन देकर, एक्स्ट्रा मदद देकर। तो नो स्पेशल ट्रीटमेंट, ये पहला अर्थ है। दूसरा, इक्वल ट्रीटमेंट सभी के साथ, और जो पिछड़ गए हैं, वीकर सेक्शन है, उनके को रिजर्वेशन देकर, उनको एक्स्ट्रा मदद देकर, जिसको एक वर्ड भी है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, उन उनके हित में दिया जाएगा। तो ये तीन अर्थ होते हैं बेटा। बैकवर्ड क्लास को आगे बढ़ाना, है ना। ऐसे इकोनॉमिक जस्टिस, पैसे में सब लोग बराबर हों। तो अगर किसी पे पास पैसा ज्यादा भी है तो दूसरे लोगों से उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यहां भी तीन अर्थ हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। अब ATM की एक लाइन लगी है और जो सबसे अमीर बंदा है वो कहता है मैं सबसे पहले इसमें लगूंगा। क्यों लगोगे भाई? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अमीर नहीं। अमीर हो ठीक है, लेकिन यहां पर इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। सीट, बस में वो चढ़ेगा और कहेगा मैं अमीर हूं, मुझे सीट सबसे पहले दो, नहीं। यहां सब बराबरी है, इकोनॉमिक स्टेटस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। और अगर किसी के पास इकोनॉमिक ज्यादा भी हो गई है तो इसके अंतर को मिटाने का प्रयास करेगा। गवर्नमेंट टैक्स लेती है अमीरों से, इनइक्वालिटी कम करने की कोशिश की जाएगी। और तीसरा, अमीरों से टैक्स लेके जो लोग बहुत ही कमजोर हैं, तीसरा, तीन तरह का है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दूसरा, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, यानी इकोनॉमिक इक्वालिटी कमजोर कम करने की कोशिश की जाएगी। और तीसरा, जो वीक हैं उनको थोड़ा, उनके उनके उनको विधवा पेंशन दी जाती है, इवन फ्री में अनाज दिया जाता है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उनको हेल्प की जाए। तो यहां भी क्या है, क्या, यहां भी ये चीज है कि अमीरों से लो
और गरीबों में बांट दो। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय, कि अमीरों से 30% टैक्स लो और गरीबों को फ्री में बांट दो। तो इसको इकोनॉमिक जस्टिस कहा जाता है। ऐसे ही पॉलिटिकल जस्टिस होता है। पॉलिटिक्स में सभी लोगों की इक्वल भागीदारी हो, किसी के सामने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, और जो पॉलिटिक्स में पिछड़ गए हैं उनको एक्स्ट्रा मदद देकर उनका भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, वो भी एमपी एमएलए बन सके, ये दिया जाए, बन सके, वोट दे सके, इसका ध्यान सरकार को रखना। तो तीन तरह का जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस। पर क्या भारत में ये जस्टिस मिल रहे हैं? तो नहीं मिल रहे हैं। ये देखो, अमीरी गरीबी बढ़ रही है। क्या सोशल जस्टिस मिला है? महिलाओं की स्थिति, वुमेन की स्थिति अच्छी हुई है? तो इसका आंसर है थोड़ा बहुत यस। पॉलिटिकल जस्टिस मिला है, हाँ, कुछ हद तक एसटी एसटी ओबीसी वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत बढ़ने की जरूरत है। इकोनॉमिक की स्थिति बहुत पुअर है, भारत में ही बहुत पुअर है मेरे बच्चों। भारत की स्थिति देखिए, भारत टॉप थर्ड की अर्थव्यवस्था बनना जा रहा है, लेकिन हमारा भुखमरी में हमारा 100 से ऊपर रहता है स्थान। हमसे नेपाल भी अच्छा है, हमसे कई जगह पर भूटान भी अच्छा है। तो डज इंडिया हैविंग इकोनॉमिक जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस में हमारी हालत बहुत ही खराब है। तो ये आपने देखा। अब बार बार सवाल ये पूछा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो आपको याद रखना है, ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट रशिया से आया है। और भारत में ये आ सके, इसके लिए भारत ने क्या प्रोविजन किया है? भारत में डायरेक्ट डीपीएसपी बनाए हैं। क्या बनाए? ये सवाल भी यूपीएससी में पूछा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट लोगों को दिया है कि तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सवाल भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यूपीएससी में पूछा जाता है कि ये बताइए कि जस्टिस को पूरा करने के लिए क्या प्रोविजन है। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको देखते हैं। अब आइए लिबर्टी। लिबर्टी अगला वैल्यू या फिलॉसफी क्या दी गई है? ब्रीफली दिया गया है, कोई भी चीज एग्जॉस्टिव नहीं है। इसको पूरा करने के लिए पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है डिटेल में। तो लिबर्टी कि सब लोग आजाद हैं। क्या पहले लोग आजाद नहीं थे? नहीं। महिला आजाद नहीं थी, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। वुमन वर सब्जुगेटेड। लोगों को एक पर्टिकुलर कास्ट में उन्होंने जन्म लिया है, तो उनके साथ क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। उनको बांध के रखा जाता था। उनको, उनके ऊपर काफी बंधन लगे हुए थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तभी ये लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया और बोला अब उन्हें हम बांधेंगे नहीं, उनको हम क्या देंगे? पूरी की पूरी आजादी देंगे, फ्रीडम देंगे। तो पहले पहले तो ये देखो लिबर्टी का मतलब क्या होता है, ब्रीफली देखो। लिबर्टी का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, उसको वो काम करने की आजादी दी जाए। इसको कहते हैं लिबर्टी। कोई आदमी घूमने जाना चाहता है, 10 बजे 9 बजे उसको घूमने दिया जाए। कोई आदमी जो खाना खाना चाहता है उसको खाने दिया जाए। अपनी मनमर्जी से कोई काम करना चाहता है जिससे लोगों का, किसी अन्य व्यक्ति का सोसाइटी पे गलत इंपैक्ट ना पड़े, तो उसको करने दिया जाए। तो लिबर्टी की मीनिंग कई बार पॉलिटी में पूछी गई है कि लिबर्टी की मीनिंग क्या होती है। यूपीएससी में ये सवाल आ चुका है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी? व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी? वहां आपको क्या रखना है, याद रखना है कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि भाई किसी व्यक्ति पर
क्या ना लगाया जाए, कोई बंधन ना लगाया जाए, इसी को लिबर्टी कहा जाता है। एब्सेंस ऑफ, क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एब्सेंस ऑफ, मैं एक मीनिंग देख रहा हूं आपको, आपको दिखाता हूं कि मीनिंग क्या होता है। इसके दो मतलब है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। किसी पर कोई बंधन ना लगाया जाए, है ना? आगे देखो, इसमें एक मीनिंग और है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो मीनिंग बाद में आया। पहले तो ये मीनिंग आपको समझ में आया कि लिबर्टी का क्या मतलब है। कि किसी पर कोई बंधन ना लगे, और फिर एक दूसरा मतलब आया, इसको पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं, कि अगर कोई गरीब है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो बोला गया कि स्टेट का रोल होगा कि वो डेवलप करे। जैसे एक बीज को जरूरत पड़ती है किसकी, बीज को जरूरत पड़ती है अच्छे खाद की, अच्छे पानी की, सनलाइट की। ऐसे ही किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है किस चीज की, किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है कि उसको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, हेल्थ और एजुकेशन मिले, ट्रांसपोर्ट मिले, बेसिक फैसिलिटी मिले, ताकि वो ग्रो कर सके। तो बाद में एक पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब आया कि उसकी डेवलपमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, कार्य करोगे। और ये काम कौन करता है, सरकारें करती है, स्कूल खोलती है। तो दो मतलब, पहला मतलब कोई बंधन ना हो, दूसरा मतलब कि वो अपना डेवलपमेंट, अपनी पर्सनैलिटी कर पाए, इस पर ध्यान देंगे। तो एक नेगेटिव जो शुरुआत में आई, नेगेटिव लिबर्टी की रोकना नहीं है उसको। पहले लड़कियों को रोका जाता था, महिलाओं को रोका जाता था, बोला अब नहीं रोकोगे। लोगों को कोई काम करने से रोका जाता था, खाने पीने से रोका जाता था, अब नहीं रोकोगे। दूसरा बाद में आया, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और इकोनॉमिक रूप से लोग क्या होने लगे, इनइक्वालिटी फैलने लगी, कोई अमीर होने लगा, कोई गरीब होने लगा, वो लोग झुग्गी में रहने लगे। तो ये कॉन्सेप्ट आया। अब भारत के प्रेमबल में भी क्या बोला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम पांच तरह की लिबर्टी, सब दे ना पाए, दे पाए या ना दे पाए, पर पांच तरह की हम लिबर्टी देंगे हर आदमी को। वो कुछ भी सोच सकता है, थॉट एक्सप्रेशन कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी बोलेगा तो लोगों को गालियां देगा, नहीं। हर एक लिबर्टी पर क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन। आपको हाथ घुमाने की आजादी है, क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको हाथ घुमाने की आजादी है, लेकिन आपका हाथ वहां रुक जाना चाहिए जहां दूसरे की बॉडी चालू होती है। अगर उसको वो लग गया तो वो आजादी आपको नहीं है। आपको बोलने की आजादी है, लेकिन जिससे किसी धर्म की, किसी जाति की, किसी व्यक्ति की, कास्ट, रिलीजन की के खिलाफ वो बात हो, वहां आपको क्या होना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो आपका फेथ की आजादी हो सकती है, आपको कोई भी धर्म हो सकता है आपका, कोई भी आपका बिलीव हो सकता है, कोई भी आपका वर्शिप हो सकता है। तो कोई धर्म, विश्वास और उपासना हो सकती है। और इसकी ये जो आइडियल्स दिए गए हैं, ये जो फिलॉसफीज दी गई है, ये जो वैल्यूज दी गई है, हमने कहां पर इसको पूर्ति की मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको की डिटेलिंग। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है प्रेमबल,
इसको हमने डिटेलिंग की है फंडामेंटल राइट्स में। आगे जाके देखोगे आर्टिकल 12 to 35, इसमें इसकी क्या की गई है, डिटेलिंग की गई है। आर्टिकल 12 to 35 में इसकी डिटेलिंग की गई है। ओके, तो लिबर्टी हमने 5 तरह की दी है ना, पर ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, नहीं, रुकना पड़ेगा, इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। अब आइए, अगला वर्ड है, आपको इक्वालिटी मिलेगी, भारत में इक्वालिटी मिलेगी। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ना, यस, प्रेमबल ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आपको बराबर के अवसर मिलेंगे और आपका जो प्रतिष्ठा है उसको बराबर माना जाएगा। ये नहीं कि आप गरीब हो तो आपकी स्टेटस कमजोर है, नो, हर आदमी की ह्यूमन डिग्निटी है। ये कोई ना कि कोई आदमी गरीब है तो उसे आप पैसे फेंक कर दोगे, नो। अमिताभ बच्चन कहता है एक मूवी में, जब छोटा होता है और उससे बूट पॉलिश करवाते हैं, मर्द मूवी है शायद, या कोई मूवी है, मर्द नहीं कोई और मूवी, कि ले बूट पॉलिश के बाद पैसे फेंक देता है और बोलता है इसको उठा ले, तो बोलता है नहीं साहब, मैंने काम किया, आप उठाइए और मेरे हाथ में रखिए। तो डिग्निटी एक बहुत बड़ा वर्ड है ये, जो रिस्पेक्ट होती है उससे भी बड़ा वर्ड है डिग्निटी। और लोग डिग्निटी के लिए जीते हैं और डिग्निटी के लिए मर जाते हैं, है ना। जब कोई आदमी पुअर रहता है तो वो इसके बारे में विचार नहीं करता है, रिस्पेक्ट के बारे में और डिग्निटी के बारे में, क्योंकि सबसे पहले उसको हंगर मिटानी होती है। लेकिन जैसे ही उसकी बेसिक लेवल पर हंगर मिट जाती है, इतने पैसे आने लगते हैं उसकी, उसका घर चल जाए, तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए जीता है। किसके लिए जीता है, रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए जीता है। और जैसे किसी ने शादी में बुलाया या घर पे खाना खाने के लिए बुलाया, और आपको खाना देते वक्त एक अलग कमरे में बैठा दिया गया और नीचे बैठाकर थाली में परोस दिया गया, और कुछ लोगों को आपने देखा कि बड़े सोफे पे अलग कमरे में बिठा के अच्छे से खाना खिलाया जा रहा है, आपकी तरफ थाली नीचे फेंक दी, तो नहीं, डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, वो आदमी कितना भी अच्छा खाना हो नहीं खाएगा। तो क्या हो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस हो, बराबर का दर्जा मिले, एंड अपॉर्चुनिटी बराबर मिले। अपॉर्चुनिटी बराबर मिलने के लिए सरकार बहुत प्रयास करती है, सबके लिए जॉबें निकालती है ना। भारत में कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, आगे जाके पढ़ोगे किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, नौकरियां सबके लिए हैं, आर्टिकल 16 में आप देखोगे आगे जाके, आपको कोई गलत नहीं बोल सकता, अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है, किसी को टाइटल नहीं दिया गया, ये भी आके जाके देखोगे। तो इक्वालिटी रहे, सब बराबर रहे, इसी के लिए कोई भेदभाव ना हो, क्या ना हो, कोई भेदभाव ना हो। और अगर कोई भेदभाव हो भी रहा है तो सरकार उसके लिए डीपीएसपी दे रखा है कि भाई ये पिछड़ गया है, अपॉर्चुनिटी इसको नहीं मिल रही है, तो आप क्या करो, फ्री के स्कूल खोलो, फ्री के कॉलेज खोलो, इसको पढ़ाओ, ताकि ये बड़ा आदमी बन सके, एजुकेशन लेके, अच्छी हेल्थ लेके। तो डीपीएसपी इसके लिए दिए गए हैं कि हमको आगे बढ़ाना है। तो आपको ये समझ में आया इक्वालिटी क्यों जरूरी है। हर एक आदमी इक्वालिटी चाहता है, अपना सम्मान चाहता है, क्या चाहता है, कि उसको बराबर का सम्मान मिले, वो डिग्निटी के साथ जी सके। अगर वो कोई कुछ भी काम करता है, कोई बड़ा, देखो सारे वर्क क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे वर्क इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ, यस, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, झाड़ू लगाने का काम भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाने का, डॉक्टर का। आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर की डिग्निटी ज्यादा है, अरे उसको जो आईक्यू मिला है वो काम कर रहा है,
और जैसी बुद्धि क्षमता उस व्यक्ति में, जैसे उसकी अपॉर्चुनिटी मिली वो काम कर रहा है। तो इसमें बड़ा और छोटा क्या, एवरी वर्क इज हैविंग सेम डिग्निटी। पर हमारी आंखों में ऐसा नहीं होता, हम सोचते हैं कि कोई बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स को ऐसा समझा जाता है कि वो ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, वो ज्यादा मूल्य का काम कर रहा है जिससे ज्यादा भला हो रहा है। पर ऐसा नहीं है। अगर झाड़ू मारने वाला झाड़ू नहीं मारेगा और वहां बदबू उठेगी तो ज्यादा लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। वो कचरा नहीं साफ करेगा तो फिर क्या होगा, डॉक्टर क्या कर लेगा। या माता और बहन खाना नहीं बनाएगी, उसकी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है कि आप तो घर में रहती हो, आप तो कुछ करती नहीं हो। अरे वो खाना नहीं बनाएगी तो पुरुष वर्ग भूखा कैसे जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हर एक वाइफ का, जो हस्बैंड प्रॉपर्टी कमा रहा है उसमें आधे का अधिकार है, अगर वो कमा नहीं रही है, होम मेकर है तो। इफ शी इज अ होम मेकर देन शी होल्ड अ इक्वल लीगल राइट ऑन दी अर्निंग ऑफ दी हस्बैंड, क्योंकि वो भी तो अपनी आधी लाइफ दे रही है परिवार के लिए, बच्चों को पालने के लिए। तो ठीक है। अब आइए, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल ने यह भी लिखा है कि फर्टर्निटी बढ़ानी है, भाईचारा बढ़ाना है। भाईचारा, कि जैसे भाईचारे का मतलब क्या होता है, भाईचारे का मतलब होता है कि जैसे मैं अपने भाई और बहन को मानता हूं वैसे मैं सारे इंडियन सिटीजन को मानूंगा। इसको कहते हैं ब्रदरहुड। कहां मानते हैं, पूरे भारत में तो आप देखेंगे लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं। दो स्टेट आपस में लड़ रहे हैं कि तुम बिहार के हो, तुम महाराष्ट्र के हो, तुम गुजराती नहीं बोलते, तुम बंगाली नहीं बोलते, हमारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर तुम्हारे यहां से अच्छा है, हमारा रीजन तुम्हारे यहां से अच्छा है। तो कहाँ भाईचारे की भावना है, पॉलिटिक्स भी तोड़ रही है, लोग भी तोड़ रहे हैं, और हार्मोनी कहाँ दिखाई देती है, कॉमन ब्रदरहुड कहाँ दिखाई देता है। भारत तो कैसा दिखाई देता है, बहुत सारे अलग अलग कल्चर एग्जिस्ट करते हैं और अपने कल्चर को सब लोग सुप्रीम मान के दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये बात पहले से पता थी कि भारत में बहुत ज्यादा खतरे हैं रीजनलिज्म के। रीजनलिज्म के क्या मतलब, कि मेरा जिस जगह में रहता हूं वो सर्वश्रेष्ठ है, दूसरी नीचे है। इसको रीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, रीजनलिज्म। इसको हिंदी में प्रादेशिकतावाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रादेशिकतावाद। रिलीजियस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। भाषा, अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, इवन साउथ में भी जाएंगे, तो भाषा को लेके बड़ा विवाद है कि हिंदी बड़ी है कि मेरी लोकल लैंग्वेज ज्यादा बड़ी है। साउथ वाले में, तमिलनाडु में तो वो बोलते हैं हम हिंदी बोलेंगे ही नहीं, पहला ऐसा बोला जाता था तमिलनाडु में, हम लोग उनकी लैंग्वेज थी तमिल, हम यही बोलेंगे। अब धीरे धीरे सुधार हुआ है, वो भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक विवाद चलता है। तो भारत ने क्या किया ऐसा कि भारत में फर्टेनिटी बनी रही। तो भारत ने बेटा, भारत ने बोला कि हम लोग क्या देंगे, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या लिखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी लिखेंगे कि भाई दूसरे को भाई समझना। भारत में सिंगल सिटीजनशिप देंगे, आप अपने क्षेत्र के निवासी नहीं हो, आप भारत के निवासी हो, तो सिंगल सिटीजनशिप देकर ड्यूटी में लिखकर आप आगे जाके पढ़ोगे कि लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हैं। लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज लिखकर क्या किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बताया गया कि आपको फर्टेनिटी को प्रमोट करना है। किसको प्रमोट करना है, फर्टेनिटी को प्रमोट करना है। ठीक है, ओके। फिर एक वर्ड और जोड़ा गया इसमें, इंटीग्रिटी, कि भाई आपको इंटीग्रिटी बनाए रखनी है, तोड़ना नहीं है, भाईचारे को नहीं तोड़ना, ना देश को तोड़ना है। ये सब चीजें इसमें ऐड की गई है ना। यस, ड्यूटी दी गई,
डिग्निटी मेंटेन करने के लिए लोगों की फंडामेंटल राइट्स दिए गए, डीपीएसपी दी गई कि भाई लोगों को खाना मिले, और फर्टेलिटी के लिए आपके फंडामेंटल ड्यूटी लिखी गई। और ये बोलना है कि हमको भाईचारा बढ़ाना है, तोड़ना नहीं है देश को, यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। आर्टिकल 1 में ये लिखा है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब सिंपल सा है कि भारत में अलग से राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है, कि बिहार अलग हो ना। बिहार को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, दिल्ली को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, यूपी को, महाराष्ट्र को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। भारत एक यूनियन है, भारत है। स्टेट को तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अच्छे से चल सके, वो जगह अच्छे से चल सके, उसके लिए बनाया है। खैर, इसको आगे जाके डिटेल में सुनो, पढ़ोगे, पर फर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट आपने देखा, ठीक है? तो ये बात आपने देखी। अब आइए मीन्स का एक सवाल हम करते हैं कि इसमें एक दो कॉन्सेप्ट और बच गए होंगे। कंट्रोवर्सी, प्रेमबल को लेकर होने वाली कंट्रोवर्सी। अब 1960 में एक विवाद हुआ बेटा, जिसको बेरूबारी विवाद कहते हैं। अब ये मीन्स का सवाल, पीटी का सवाल है, इसको जरा ध्यान से सुनना। क्या हुआ? एक विवाद हुआ। विवाद क्या हुआ कि ये जो दिया है, किसके अंदर? प्रियम्बल के अंदर, ये लोगों को मिलेगा नहीं। तो बेरूबारी, एक सेकंड। तो क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं। अगर लोगों को जो कुछ भी बोला जा रहा है वो नहीं मिल रहा, तो इस प्रियम्बल का क्या फायदा है? लोगों ने ये कहना चालू किया, जो कि सही भी था, कि अगर लोगों को प्रियम्बल में लिखी हुई वैल्यूज नहीं मिल रही है, इसकी फिलॉसफी जो लिखी गई है वो मिल नहीं रही, तो कोर्ट में जाना चाहिए और लोगों से कहना चाहिए कि ये हमको मिले। जो जो अच्छी चीजें इसमें लिखी गई हैं वो मिले। तो 1960 में एक केस हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या हुआ? 1960 में एक केस हुआ जिसको बेरूबारी केस कहा जाता है, जिसके अंदर क्या बात हुई कि भाई क्या, अगर सरकारें इसको पूरा नहीं कर रही हैं तो इसके लिए कोर्ट जाया जा सकता है क्या? इन्फोर्सेबल है, एक वर्ड है इन्फोर्सेबल। लाइट कौन सी दिख रही है इसमें? को ये दिखाना है, क्या ये इन्फोर्सेबल है और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का भाग भी है या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बाद में ऐड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है, एक्चुअल में कोई इसका सिलेबस नहीं है। मना कर दिया। फिर एक केस हुआ, केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसमें चेंज भी हो सकता है, और ये एक बेसिक फिलॉसफी बताता है, आइडिया बताता है, की बताता है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उनकी सोच क्या थी। तो ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल? तो बेलूबुलारी केस में था नो। लेकिन बाद वाले केस में क्या हुआ? बहुत सारे केसेस हुए जहां, एक एलआईसी का केस में भी, ये केस भी इंपॉर्टेंट है,
यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें अमेंडमेंट भी किए जा सकते। लेकिन दो बातें उन्होंने बोली कि ये सरकार का काम है कि वो उस पर कानून बनाए या ना बनाए, और इसको कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता, उसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट कराना, तो इनकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये एक फिलॉसफिकल है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने जब निर्णय देता है तो क्या करता है, इसको देखता है, इसमें चेंज भी किए जा सकते हैं आर्टिकल 368, और एक बार 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इसमें चेंज भी हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, preamble is neither a source of power to legislature nor prohibit upon on the power of legislature। ना तो ये कुछ करने के लिए कहता है और ना ही रोकता है लेजिस्लेचर का, ना तो ये पावर का सोर्स है, ना ही वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि डीपीएसपी कहता है कि कुछ करो, जो पावर का सोर्स है लॉ बनाने के लिए और एक्शन लेने के लिए, और रिस्ट्रिक्शन करने के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं कि लोगों के अधिकारों का उल्लंघन मत करो, लोगों के अधिकारों का उल्लंघन मत करो। लेकिन जो प्रियम्बल है वो ना तो सोर्स है और ना ही वो रिस्ट्रिक्ट करता है, जबकि एफआर रिस्ट्रिक्ट करता है। और डीपीएसपी जो सरकार को करना चाहिए वो कहां लिखा गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो लिखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आगे जाके पढ़ोगे कि सरकार को एक गाइड दी गई है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कि आपको क्या क्या करना चाहिए। और क्या ये इन्फोर्सेबल है, इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं? नहीं। इसको अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, अगर आपको फर्टेनिटी नहीं मिल रही है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस नहीं मिल रही है, अगर लिबर्टी जो 5 तरह की वहां दी गई है वो नहीं मिल रही है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बड़ी आसानी से। यस या नो बताओ, यस या नो समझ में आया कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कितने तरह की लिबर्टी और कितने तरह की क्या क्या चीजें यहां पर मिली हुई। अब आइए इसको लेकर मेंस के कुछ सवाल देखते हैं। कि जो हमारी प्रेम्बल है, ये 2-3 सवाल हैं जो मैं आपको अभी पढ़ाता हूं। ये 3 सवाल हैं जिसको हम देखते हैं। द मेकिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन अटेम्प्ट टुवर्ड सोशल रेवोल्यूशन। भारतीय संविधान का निर्माण सामाजिक क्रांति की दिशा में किया गया एक प्रयास था। ये कैसे? भारत का जब संविधान बना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो भारत में गरीबी थी, भुखमरी थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, कास्ट को लेकर क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था।
SC ST की स्थिति बहुत ही कमजोर थी। तो हमने क्या किया, देखा कि समाज हमारा पिछड़ा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को एक एक दस्तावेज बनाया कि हम क्या करेंगे, हम भारत को आगे बढ़ाएंगे सामाजिक रूप से। हम भारत में क्या लाएंगे, इक्वालिटी लाएंगे, जस्टिस लाएंगे, फ्रेटर्निटी लाएंगे, जिसके लिए डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स लिखे गए। सरकार जो अपनी पॉलिसीज बनाती है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे आगे जाके भारत में पंचायतों में वुमेन की भागीदारी को बढ़ाया गया हो, क्या यह सभी ये दिखाते हैं कि ये सोशल प्रोग्रेस का प्रतीक। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि किस तरह से। अब एक और सवाल देखो, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इटसेल्फ एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इलस्ट्रेट। ये जो प्रियम्बल है, ये किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, और वो भी समाज का आपस में। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सीन एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये व्यक्ति और राज्य को जोड़ता है, प्रियम्बल ही जोड़ता है कि व्यक्ति को एक राज्य में क्या क्या मिलेगा, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्टिव एग्रीमेंट बिटवीन पीपल ऑफ इंडिया एंड स्टेट। लोगों ने आके स्टेट बनाया और स्टेट में उन्हें क्या क्या मिलेगा। जैसे आदमी शादी करता है, तो शादी क्यों करता है, शादी भी तो एक एग्रीमेंट ही है। एक एग्रीमेंट है मियाँ और बीवी, हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट ही है ये कहना तो ठीक नहीं है, पर एक तरह का एग्रीमेंट ही है। क्यों एक तरह का एग्रीमेंट है, कि दोनों ये कहते हैं कि हम जब तक संभव होगा एक साथ रहेंगे, हमारी जब संतानें होंगी तो मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। मुझे कोई कष्ट हो जाएगा तो आप मेरे को ध्यान रखना, मुझे कोई कष्ट हो जाएगा तो मैं आपका ध्यान रखूंगी। तो एक तरह का एग्रीमेंट है, और साथ जीते हैं और साथ मरते हैं। ऐसे ही प्रियम्बल भी एक एग्रीमेंट है, संविधान भी एक एग्रीमेंट है लोगों का आपस में, कि वो जो देश बनाने जा रहे हैं उस देश में उनको क्या क्या मिलेगा और उन्हें उस देश के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो वी द पीपल सब एक साथ मिलकर आए हैं, उन्होंने देश बनाया है। तो उन्होंने, ये क्या दिखाता है, इट इज द ओपनिंग फ्रेज ऑफ फाउंडेशनल पिलर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इट सिग्निफाइड दैट द पीपल देमसेल्फ आर अल्टीमेट अथॉरिटी एंड हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन टू देमसेल्फ। सब मिलकर आए हैं, उन्होंने देश बनाया है, कोई राजा रानी ने नहीं बनाया है, खुद उन्होंने। वही डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर है पॉपुलर सोवरेंटी। उन्होंने क्या बोला, प्लेज ली कि हम जितने भी लोग हमारे देश में रह रहे हैं सबको जस्टिस देंगे, जिसके लिए डीपीएसपी लिखी गई, लिबर्टी देंगे जिसके लिए फंडामेंटल राइट दिया गया, सबको इक्वालिटी देंगे जिसके लिए फंडामेंटल राइट आगे जाके डिटेल में लिखे गए हैं, सबको फ्रेटर्निटी देंगे जिसके लिए ड्यूटी दी गई है, और सबने ये कहा कि हम, हमारी ड्यूटी भी है, आगे जाके हम टैक्स भी देंगे, हम भारत की जो कल्चर है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसका ध्यान रखें। इसीलिए कहा जाता है कि फिलॉसफिकल जो भी बातें प्रियम्बल में लिखी हैं वो गाइडिंग लाइट है लोगों के लिए। वो गाइडिंग लाइट है किसके लिए, कानून बनाने वाली संस्था लेजिस्लेचर के लिए, लॉ बनाने वाली संस्था लेजिस्लेचर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए कि उनको क्या एक्शन लेने चाहिए, और जुडिशरी के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हर चीज के बारे में लिखती है।
ठीक है, ये सवाल भी आपके लिए क्लियर हो गया होगा। आइए अब एक 5 मिनट, आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा मैं आपको प्रीलिम्स के बारे में बताता हूं कि प्रीलिम्स में, प्री परीक्षा में आपसे किस तरह के सवाल इससे पूछे जाए। तो पहली बात तो प्री जब आप देने जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके अंदर आपको ये पहले तो प्रियम्बल पूरी तरीके से लर्न होना चाहिए, सीक्वेंस के समीप। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, हर एक वर्ड की मीनिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि लिबर्टी का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब क्या है ना। फिर कहां से, किस कंट्री से हमने क्या क्या लिया है, किस किस कंट्री से हमने क्या क्या लिया है। जैसे हमने रशिया से जस्टिस लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी, ये कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस से लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। लिबर्टी का मीनिंग, दो मीनिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए। जस्टिस 3 तरह की होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। 7 तरह का आपका क्या है, 5 तरह का आपकी क्या है, लिबर्टी है। 3 तरह का जस्टिस है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो चेंज हुए हैं, 3 वर्ड डाले गए हैं बाद के अंदर, क्या क्या डाले गए हैं, सेकुलर, फिर इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, और एक और वर्ड है इंटीग्रिटी। ये कौन से उससे डाले गए हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अमेंडमेंट किया जा सकता है 368 के थ्रू, पर सब कुछ अमेंड नहीं हो सकता, ठीक है। ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें बहुत जो लिस्ट दी गई है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इंडिकेटिव है, मतलब छोटा छोटा बताया गया है। कभी कभी पूछ लेता है क्या ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है, नहीं। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है, सबके लिए खुले हुए हैं, है ना। हेड ऑफ द स्टेट का मीनिंग, सोवरेनिटी का मीनिंग क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेनिटी। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेकुलर में, सेकुलरिज्म में, जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो कैसा सेकुलरिज्म है। एक तो पूछता है सेकुलरिज्म वेस्ट का, जहां पर सेपरेशन ऑफ स्टेट की बात है। किसकी बात है, सेपरेशन ऑफ स्टेट की बात है। जबकि इंडियन पूछता है, इंडियन सेकुलरिज्म पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। ये आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है, इसकी मीनिंग भी आपसे पूछ सकता है। इसको कॉन्सेप्ट के को बनाकर भी पूछ सकता है कि पॉजिटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा। यानी फैक्ट तो आपको पता होने ही चाहिए, इसके साथ साथ आपको सेकुलर की मीनिंग भी पता होनी चाहिए। सोशलिज्म क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जहां इक्वालिटी, इनइक्वालिटी को, पॉवर्टी को हटाने की बात हो। सोशलिज्म के 2 आइडिया हैं, एक आइडिया है कम्युनिज्म और एक आइडिया है डेमोक्रेटिक
सोशलिज्म, दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि कम्युनिज्म में वायलेंस है, यहां पर स्टेट ही सब कुछ देखेगा, यहां पर कभी कभी मार्क्सिज्म भी पूछा जाता है जहां जो स्टेट को मानता ही नहीं है, जबकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी पब्लिक भी रहेगी और प्राइवेट भी रहेगा, अमीरों से टैक्स लिया जाएगा, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया जाता है, स्टेट वेलफेयर की भूमिका में होता है डीपीएसपी की भूमिका। इस तरह के इस नेचर के सवाल आपको पता होने चाहिए। तो पहली बार पूरा प्रियम्बल याद कर लो, सीक्वेंस वाइज याद कर लो कि सेकुलर पहले है, इस की बाकी चीजें पहले हैं, पूरी की पूरी मीनिंग याद कर लो, हर एक वर्ड जो उसमें दिया गया है उसकी मीनिंग याद कर लो, चाहे वो नेचर इंडियन स्टेट का नेचर है उसकी मीनिंग हो, या फिर जो लोगों के लिए वैल्यूज दी गई हैं, क्या वैल्यूज दी गई हैं उसको याद कर लो। और फिर इसके 50 सवाल हैं प्रीलिम्स के, उसको उसको मैं आपको टेस्ट के रूप में दूंगा। कब दूंगा? लेकिन अभी नहीं, जब आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, एक प्रियम्बल का चैप्टर, एक चैप्टर आपको फंडामेंटल राइट का पढ़ना होगा, और एक डीपीएसपी और ड्यूटी। जब ये चारों चैप्टर पूरे हो जाएंगे तब हम इन सवालों को देखेंगे। तब आपके, क्योंकि क्या होता है सवालों में जो किया जाता है कि एक सवाल, एक लाइन वो लिख देगा डीपीएसपी से, एक लाइन लिख देगा वो फंडामेंटल राइट से, एक लिख देगा प्रियम्बल से, और आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा वो कि आप इसको डिसाइफर कीजिए और सही गलत पहचानिए। तो जब तक पूरी नॉलेज नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसीलिए चारों चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। जब चारों चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे तब आपका हम करीब 50 क्वेश्चनों का एक टेस्ट लेंगे, उसको एक्सप्लेन कराएंगे इस तरह से कि आपके जितने भी सवाल हैं जो पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं वो सब बन सके। उल्टा सीधा लिखकर कैसे पूछा जाता है ये भी हम आपको बताएंगे, है ना, कि कैसे पूछा जाता है। जैसे ये एक सवाल है, आप देखिए कि यूपीएससी ने पूछा है, आपको अगर ये पूरा याद होता तो ये सवाल पूरा आपका बनेगा। संविधान के उद्देश्यों में कौन सा संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब लिबर्टी, 5 तरह की लिबर्टी आपने देखा, लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव। आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? तो अब आपको जब तक ये प्रियम्बल याद नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कौन सी लिबर्टी है और कौन सी जस्टिस है। आप इसको देखिए जरा, एक बार प्रियम्बल को देखिए, तब आपको बात सारी समझ में आएगी। मैं निकालता हूं जरा प्रियम्बल को। ये देखिए, अब यहां पर कितने तरह की लिबर्टी है? 1 2 3 4 5। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। अब यहां पर उसने जस्टिस का पार्ट डाल दिया है
सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, और मिलाकर एक सवाल बना दिया। ये सवाल आप देखिए, इसमें कौन सा आंसर नहीं होगा? इकोनॉमिक जस्टिस है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, यानी ये डायरेक्ट उस पेज से सवाल है। ये यूपीएससी का सवाल है बच्चों, और कई बार यूपीएससी ने बहुत बेसिक एक एक पेज से, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर वो पूरा पेज आपका लर्न होना चाहिए। अगर आप वो पेज आपका लर्न है तो आप क्या कर पाएंगे? प्रीलिम्स का भी सवाल कर पाएंगे, मेंस का भी सवाल कर पाएंगे। तो आपने देखा इकोनॉमिक क्या नहीं है? इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस है। जस्टिस का कॉन्सेप्ट रशिया से लिया गया है, रशियन रेवोल्यूशन है 76। जस्टिस का मतलब क्या होता है? फेयर मतलब होता है। और जस्टिस तीन तरह का होता है। कौन सा? इकोनॉमिकल, जहां डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, और जो पिछड़ गए हैं इन इकोनॉमिक इक्वालिटी पूरी करने की बात हो। फिर आपने देखा पॉलिटिकल जस्टिस, कि पॉलिटिक्स में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, और जो पॉलिटिकली पिछड़ गए हैं उनको एम्पावरमेंट हो। फिर आपने देखा था सोशल जस्टिस, कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस ना मिले, इक्वल ट्रीटमेंट हो, और जो सोसाइटी में पीछे हो गए हैं उनका एम्पावरमेंट हो, रिजर्वेशन दिया जाए, जिसको एक वर्ड आपने देखा था पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, सकारात्मक विभेद कहते हैं, कि जो पिछड़ गए हैं उनको ज्यादा हेल्प की जाए, उनको मदद की जाए। अब ये सवाल भी यूपीएससी ने पूछा था कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? द माइंड्स ऑफ द मेकर, कि वो भारत को कैसा बनाना चाहते थे, रिफ्लेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होता है, फंडामेंटल ड्यूटी में होता है, डीपीएसपी में होता है, या राइट में होता है, या ड्यूटीज में होता है, उद्देशिका में होता है, मूल अधिकार में होता है, राज्य के नीति निर्देशक में? तो भैया प्रियम्बल ही के आधार पर ही पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। इसी को की बोला गया है। क्या बोला गया है? की। इसी को एसेंस बोला गया है। यही वन पेज में पूरा का पूरा खाका है, ब्लूप्रिंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये बात हमको मालूम हो कि इसी को पूरा करने के लिए फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं, कि भाई राइट टू रिलीजन लिखा गया, पूरा का पूरा राइट टू रिलीजन लिखा गया है, आर्टिकल 25 टू 28। इसी में बोलने की आजादी के लिए 19 लिखा गया है। डीपीएसपी पूरा जस्टिस के लिए लिखा गया है। ड्यूटी इसमें ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी की भावना को आगे बढ़ाने के लिए लिखा गया है। तो पूरा का पूरा इनकम पास कौन करता है? उद्देशिका, एस प्रेम्बल कहा जाता है। कुछ लोगों के इसमें रिमार्क्स हैं जो आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता रहे तो यूपीएससी में आपके लिए आसानी होगी। उन रिमार्क्स को भी मैं आपको दिखाता हूं कि वो क्या रिमार्क्स, कि लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है, प्रियम्बल होता क्या है। के एम मुंशी ने क्या कहा है, याद नहीं रखना आपको। के एम मुंशी ने कहा है होरोस्कोप है कि हमारा देश एक सोवरेन देश है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ओरिजिनली ये तीन वर्ड थे, ये भी यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है, मोस्ट प्रीशियस पार्ट है अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी एक पेज में ही सब कुछ बता देता है। क्या है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मेंस का सवाल है कि वाई प्रेम्बल इज कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो अगर एक सेकंड के लिए भी रुक जाए तो हम नहीं जी पाएंगे, हार्ट। वैसे ही प्रियम्बल है, ये सोल है इसकी। सोल कैसे है? जो जो उसी में लिखा गया है उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को
को फ्रेम किया गया है, उसको बड़ा किया गया है। जैसे इसमें लिखा गया कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक देश, तो इस मेंस के आंसर को मैं आपको करा ही देता हूं। वाई 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 preamble is called heart and soul of the constitution. Why preamble is called heart and soul of the constitution? क्यों इसको हार्ट एंड सोल कहा जाता है? क्योंकि इसमें पूरे का पूरा, या इसमें यह भी आ सकता है व्हाई इट इज कॉल्ड अ की नोट, व्हाई इट इज कॉल्ड अ फुटप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें जो जो लिखा है उसी उसी पेज की डिटेलिंग करने के लिए पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी है। उस एक पेज को पूरा करने के लिए उसी को पूरा करने के लिए क्या किया गया है? पूरी की पूरी चीजें की गई हैं। जैसे मैं इस पेज से एक एक दो मिनट में ही पूरा समझा देता हूं, एक सेकंड देना। देखो, क्यों कहा है हार्ट एंड सोल? इसलिए कहा गया है कि इस ए पेज में लिखा है, इस पेज में लिखा है कि इंडिया विल बी अ सेकुलर कंट्री। इंडिया विल बी अ, जैसे इंडिया विल बी अ सोवरेन सोशलिस्ट कंट्री, तो सोशलिस्ट होगा तो डीपीएसपी लिखने पड़ेंगे, और फिर डीपीएसपी लिख के सरकार स्कीम और पॉलिसी बनाती है। इंडिया विल बी अ सेकुलर कंट्री, तो फंडामेंटल राइट्स लिखने पड़ते हैं। भारत में जाति और धर्म के आधार पर कुछ नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेटिक इंडिया कंट्री है, लोकतांत्रिक, तो इसके लिए फिर इलेक्शन कराने पड़ेंगे, फिर न्यू इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखना पड़ेगा। इंडिया इज अ रिपब्लिक, तो फिर हमने प्रेसिडेंट के बारे में लिखा, उसकी वो लिखी। फिर जस्टिस देने के लिए पूरी की पूरी डीपीएसपी लिखी गई है। लिबर्टी देने के लिए फंडामेंटल राइट्स लिखे गए, फर्टेनिटी देने के लिए ड्यूटी लिखी गई है। तो ये एक पेज का डॉक्यूमेंट से ही पूरी भारत की इंडियन पॉलिटी चल रही है, गवर्नेंस चल रही है, उसकी डिटेलिंग उसमें की गई है, जिसका मैं मेंस का आंसर दूंगा। सरकार जो अपनी न्यू स्कीम्स बना रही है, पॉलिसीज बना रही है, वो इसी के आधार पर बना रही है। ये ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम ना हो, और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम ना हो तो गवर्नमेंट जो अपनी स्कीम और नई पॉलिसीज लाती है, नए लॉज बनाती है, उसको ब्रॉड फ्रॉड वर्क में यही देखता है। इवन जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसी के आधार पर सारे के सारे निर्णय ले रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आप समझ में आया कि डिटेलिंग ही है, इसके बगैर कुछ नहीं हो? तो आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इसका मेंस का आंसर आपको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा कोर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है, और अभी ये पूरा पीटी का मेंस का कोर्स 3,000 रुपए का है, लेकिन अभी हम इसको 1,500 रुपए में ऑफर कर रहे हैं, आप लोग ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू। अब कल मुलाकात होगी।